तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये नेक्स्ट आईएएस की छठी टेस्ट सीरीज। साथियों आपको बता दें कि अब तक हम लोग नेक्स्ट आईएएस की 5 टेस्ट सीरीज कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, जिसमें से दोस्तों 4 हम लोगों ने सेक्शनल सॉल्व किया है यानी सब्जेक्ट वाइज, और 5वीं टेस्ट सीरीज से हम लोग ये फुल टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हमारी ये छठी टेस्ट सीरीज है, इसको दोस्तों हम लोग निपटाने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन है। इसमें दोस्तों जो मेन बात है, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड यूपी स्पेशल के भी प्रश्न डाले गए हैं, आप लोग इसको देखना न भूलिएगा। और दोस्तों हम करंट के सवाल छोड़ देंगे क्योंकि आपका एग्जाम थोड़ा देर से होने वाला है, तो आपका समय हम नहीं खराब करना चाहते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ मेरी एक निवेदन है, आपसे विनती है, निहोरा है कि जो लोग मेरे भाई बहन शुरू में इस वीडियो को देखते हैं वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि मेरे भाई बाद में जिन लोगों के पास वीडियो जाती है वो लोग हमारे व्यू, लाइक, सब्सक्राइबर वगैरह से वीडियो को हमारे जज करते हैं। तो आपकी मेरे भाई हमारी सपोर्ट करने की जिम्मेदारी बनती है। प्लीज़ मेरे भाई आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, जिससे लोगों की ये जो भावना होती है ना कि इसके लाइक सब्सक्राइब कम है तो कैसा होगा, इस चीज से थोड़ा सा हमें आप बाहर निकालें। तो चले हम लोग वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखेंगे, बहुत सारा नया नया कंसेप्ट, फैक्ट, बहुत सारा इंफॉर्मेशन सीखेंगे। बड़ा ही धैर्य पूर्वक हम दोस्तों बताते हैं, चीजों को तोड़ तोड़ कर बताते हैं, जिससे एक ही टेस्ट सीरीज में आपको 3-4 टेस्ट सीरीज के बराबर आपको इंफॉर्मेशन, आपको जानकारी मिले। तो दोस्तों यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को दोस्तों समझ पाए होंगे। मैं आपके प्रति अपनी फीलिंग बता दिया। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आज शुरू करते हैं अपनी ये छठी टेस्ट सीरीज। पहले हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। फैक्ट पर आधारित प्रश्न है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर विचार करके बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखें हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट को अगर पढ़ें तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति को अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या पुष्टि करनी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 124 में भी ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे, ये बात कहा गया है। इतना तो आप लोग जानते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों उनको इस्तीफा त्यागपत्र देना होता है तो भी न्यायाधीश राष्ट्रपति के ही समक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा वाला अगर देखें तो कह रहे हैं संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है मेरे भाई। संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। हालांकि बताया गया है उनकी जो लास्ट एज है 65 साल, 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, ये कहा गया है। लेकिन उनका कार्यकाल कब तक रहेगा ये डिसाइड नहीं किया गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हुआ? केवल ए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एक। कई सारा आप जो है फैक्ट सीखेंगे, कथन पर विचार करना है, विचार करके बताना है कि सही क्या है। तो दोस्तों पहला वाला स्टेटमेंट हम लोग देखें तो कह रहे हैं तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मात्र थोड़ा सा समय ले लेते हैं, जीवन भर भूलेगा नहीं, बता देते हैं। दोस्तों देखिए, जब संसद चलना स्टार्ट होती है तो संसद का जो पहला घंटा होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, इसी को दोस्तों प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद के पहले घंटा को दोस्तों क्या कहा जाता है? संसद के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल में होता क्या है दोस्तों? सदस्य प्रश्न पूछते हैं, मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न दोस्तों 3 टाइप के होते हैं। जो पहला प्रश्न होता है दोस्तों स्टारर, जिसे हम लोग तारांकित प्रश्न कहते हैं, ऐसे स्टार बना होता है। तो तारांकित प्रश्न होता है, इसका उत्तर मंत्री मौखिक रूप से देते हैं, यानी हम एम लिख दे रहे हैं मौखिक। और जो मतलब अतारांकित प्रश्न होता है, यानी जिस पर स्टार नहीं बना होता है, उसका उत्तर मंत्री लिखित रूप में देते हैं। इसको मैं एल लिख दे रहा हूं। और एक अल्प सूचना का प्रश्न होता है। अल्प सूचना का मतलब 10-15 दिन पहले सूचना देकर उनसे प्रश्न पूछना होता है, हम ये प्रश्न पूछेंगे, उसका भी जवाब मंत्री मौखिक रूप से देते हैं। तो आप यहां इन तीनों को याद कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई कई बार पूछा गया है, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं, तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहां हम अगर दूसरे वाले को देखें तो कह रहे हैं तारांकित प्रश्नों के पश्चात पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। मेरे भाई पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां मौखिक रूप से दे रहे हैं ना, यही है तारांकित स्टार जिस पर स्टार बने हुए हैं। तो इसका जवाब वो मौखिक रूप से दिए हैं, मौखिक रूप से दिए हैं, स्वाभाविक सी बात है, इस पर मतलब दोबारा प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये बात यहां पर ये गलत हो गई। तो केवल एक सही हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है,
कथन कारण से रिलेटेड सवाल है, पढ़ के बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों देखें, कह रहे हैं राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों का ये कथन है। आप लोग जानते हैं भाई, राष्ट्रपति को किसने बनाया? केंद्र सरकार ने। राष्ट्रपति वही करेगा जो केंद्र सरकार कहेगी। स्वाभाविक सी बात है कि जहां दूसरे पार्टी की सरकार होती है राज्य में, वहां राज्यपाल भेजते हैं और वहां पर अपने तरीके से वहां खलबली मचाते हैं। तो ये बात तो यहां पर बिल्कुल सही है। कारण कह रहे हैं राज्यपाल का पद केवल केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करने तक ही सीमित है। नहीं मेरे भाई, राज्यपाल का अपना भी कई सारा दायित्व होता है। संसद से बिल मतलब जो विधानसभा से बिल पास होता है उस पर देखना और बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ उनके पालन करने तक ही सीमित है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। कारण गलत हो गया, कथन सही है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा यहां पर? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरे का आपका सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं चौथे वाले प्रश्न को। बेहतरीन प्रश्न है। अनुच्छेद 85 से रिलेटेड आपको सवाल दिया गया है। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 85 से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 85 में क्या है दोस्तों, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये सब संबंधित यहाँ पर मैटर दिए गए हैं। तो यहाँ पर तो ये नहीं है भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, ये नहीं है। संसद के सत्रों, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 85 इसी से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग पांचवें वाले प्रश्न को देखें। बड़ा बढ़िया सवाल है। आप यहाँ कई सारा फैक्ट सीखेंगे। आपको दो सूची दे दिया गया है। सूची एक में अनुच्छेद है, सूची दो में उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। बताना है मिलाकर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों हम लोग खूब पढ़े हैं समानता का अधिकार। अपने मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच समानता का अधिकार है। खूब पढ़े हैं तो आसानी से जानते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है दोस्तों? विधि की समझ समानता, यानी जो विधि बनेगी सभी पर समान रूप से लागू होगा। और इसको तो खूब पढ़े हैं ना, गांधी जी को जब पढ़ते हैं उन्होंने छुआछूत की मनाही के बारे में खूब कहा है। ये अनुच्छेद 17 ये छुआछूत का अंत के बारे में बताता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है लोक नियोजन में। 15 वाला तो ये धर्म, मूल, वंश, जाति के बीच भेदभाव की मनाही करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए वाला 2, बी वाला 3, ए वाला 2, बी वाला 3। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा, यहां आप कई सारा ऐसे ऐसे फैक्ट सीखेंगे जो अब तक नहीं जानते हैं। तो कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों हमारा संविधान जब बना था तो वो टाइपिंग मशीन से नहीं, हाथ से लिखा गया था। और हाथ से उसे किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। ये इंग्लिश में लिखे थे दोस्तों, याद कर लीजिए। इंग्लिश में जो हाथ से लिखा गया था यही लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण। और दोस्तों हिंदी वाला कौन लिखा था? हिंदी वाले में दोस्तों मूल संविधान का हिंदी संस्करण जो था उसका सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें बताना है कौन सा गलत है। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था, तो ये भी सही है। तो दोस्तों शुरू के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो आपका ये ऑप्शन जो है ये चौथा यही हो जाएगा। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो गलत है दोस्तों। और आपको थोड़ा सा यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी संविधान लिखा गया था वो तो हस्तलिखित था, किसी टाइपिंग से नहीं लिखा गया था। लेकिन दोस्तों उसकी जो अभी मूल कॉपी है, जो हमारा मूल संविधान था जो हाथ से लिखा गया था, उसको भी हीलियम के मतलब चैम्बर में अभी सुरक्षित रखी गई है। क्योंकि हीलियम में इसलिए रखा गया है, ऐसा सवाल पूछा गया है इसलिए मैं बताता हूं। क्योंकि दोस्तों वो पेपर सेलुलोज के बने होते हैं, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, इसलिए उसको अभी सुरक्षित रखा गया है हीलियम के चैम्बर में। तो जो हाथ से उस समय लिखी गई थी। तो हिंदी संस्करण, इंग्लिश संस्करण आप लोग समझ गए, दोनों के दोनों याद कर लेंगे आप लोग। आगे दोस्तों हम लोग सातवें वाले को देखें। तो कथन कारण से रिलेटेड सवाल है, आपको दिया गया है। यहाँ कथन है, कारण है। तो कह रहे हैं जेबीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। ये जेबीपी समिति क्या है दोस्तों? आप लोग जानते हैं जब देश आजाद हुआ तो आंध्र प्रदेश वाले अपने तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग से राज्य मांगने लगे। तो एक पहले समिति बनी थी दोस्तों 1948 में। आपको जानकारी दे दूं, यहां से सवाल बहुत बने हैं। 1948 में दोस्तों धर समिति बनी थी। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिया। भाई भाषा बहुत है, इतना सारे हर जगह भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी कि देश बिखर जाएगा। तो 1949 में फिर एक समिति बनी दोस्तों, जेबीपी समिति। जवाहरलाल, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के नाम से दोस्तों एक समिति बनी। ये लोग भी दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों पुनर्गठन देने से मना कर दिए। तो यहाँ जो बात लिखी गई है ये बात सही है। उसके बाद दोस्तों जो फजल अली आयोग बना था
1953 में उन्होंने दोस्तों वो अनुमति दिया था कि इस समय मांग पूरा कर दिया था, लेकिन आगे नहीं। तो समिति का मानना था कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने से राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ये ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है कि हाँ, उन्होंने क्यों अस्वीकार कर दिया था पुनर्भाषा के आधार पर राज्य को। तो आप समझ गए होंगे आपका उत्तर कौन सा होगा। देख लेते हैं आपका जो उत्तर होना चाहिए दोस्तों, ये उत्तर आपका ये वाला ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ गए होंगे आप, ऑप्शन ए। आगे दोस्तों हम लोग देखें 8वें वाले में, बड़ा अच्छा सा सवाल है दोस्तों, साधारण बहुमत से संबंधित। साधारण बहुमत आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे। तो साधारण बहुमत क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले 50%, यानी दोस्तों मान लीजिए जैसे 200 लोग आए हैं, उनमें से 100 से अधिक लोग यानी 101 लोग दोस्तों बिल के पक्ष में हो गए तो पास हो जाता है। यानी 50% प्लस 1 यही होता है। तो यहां करें संविधान के किन उपबंधों को संसद के दोनों सदनों में साधारण उपबंध से संशोधित किया जा सकता है। तो नए राज्यों का गठन करना हो, नए राज्यों का नाम बदलना हो, सीमा परिवर्तन करना हो, साधारण बहुमत, राज्य विधान परिषद का निर्माण, उनकी समाप्ति करना हो, अनुच्छेद 169 में दिया गया है, आप लोग जानते हैं। अभी 6 राज्यों में है दोस्तों विधान परिषद, ये भी सही है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ये भी है, क्योंकि दोस्तों जो हल्के फुल्के मामले होते हैं वो साधारण बहुमत से ही किया जाता है। और उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों, इससे रिलेटेड ये भी दोस्तों साधारण बहुमत से होता है। सब के सब दोस्तों साधारण बहुमत से ही है। आपका ऑप्शन ये डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 9वें वाले में, तो इसमें भी मिलान से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। बड़ा अच्छा सा सवाल है। हम लोग अगले पेज पर इसको मिलाते हैं। यहां पहले देख लेते हैं कि कौन सा होगा हमारा। तो दोस्तों हम लोग खूब इसको पढ़े हैं भाई, ये अनुच्छेद 62 वाला 262 हम लोग खूब पढ़े हैं ना मेरे भाई। जो विभिन्न राज्यों के बीच जो नदी जल को लेकर बंटवारा है दोस्तों, इसी अनुच्छेद उसका मामला कैसे सॉल्व किया जाएगा, अनुच्छेद 262 में दिया है। अंतरराज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए दोस्तों ये बनाया गया था। तो ये वाला तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो गया, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। अब दोस्तों 260 वाला दिया है, ये भी आप बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। भारत के बाहर भूभाग के संबंध में संघ का क्या अधिकार होगा, इसके बारे में दिया है। तो ये वाला यहां से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों 58 वाले में 58 ए की बात दिया है, राज्यों के संघ को सौंपने की शक्ति, यानी राज्यों की संघ को सौंपने की जो शक्ति होती है, ये 58 में दिया है। 58 ए यहां पर लिखा है, यहां 58 ए है। तो राज्यों को संघ में राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की जो शक्ति है, ये वाला यहां से चलाएगा। बाकी आपका डी वाला यहां पर चलाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, जरा हम लोग देखते हैं। ए वाला 3 पे गया, बी वाला 2 पर, ए वाला 3 पर, बी वाला 2 पर। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 9वें का आपका बी हो गया। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। बड़ा ही फैक्ट बेस्ड सवाल है। आपको कुछ उपराष्ट्रपतियों के नाम दे दिए गए हैं, उनको क्रोनोलॉजी में हमें सेट करना है कि भाई पहले कौन थे, फिर बाद में कौन थे, उनके बाद कौन था, ऐसे करके सही उत्तर हमें देना है। तो दोस्तों ऐसे सवाल हर किसी को याद नहीं रहता है, दिमाग में नहीं बनता है। तो ऐसे सवालों के लिए थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ता है। कम जानकारी में भी उत्तर को निकालना सीखिए। तो जो अभी आपको नाम दिए गए हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको पहले उपराष्ट्रपति तो मालूम होगा ना। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनके साथ जो उपराष्ट्रपति थे ये राधा कृष्णन थे। ये बाद में ये राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये राधा कृष्णन दोस्तों ये अपने पहले उपराष्ट्रपति है, यानी सबसे पहले नंबर पर यही आएंगे। यानी एक ये वाला तो नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। अब हम तुक्का मारने के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो हमारे राष्ट्रपति थे वो कौन थे दोस्तों, दूसरे नंबर पर जाकिर हुसैन थे। उसके बाद दोस्तों बीबी गिरी थे, यानी ये बीबी गिरी जो है ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। इसके बाद हिदायतुल्लाह आएंगे, अंत में वेंकट रमण आएंगे दोस्तों। तो आप लोग जान गए अब सबसे पहले हमारा कौन सा होगा, ये 2 वाला होगा। 2 के बाद दोस्तों कौन सा होगा हमारा, 2 के बाद हमारा 3 होगा। 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 कहां है, सी वाले में है। बहुत अच्छा। तो आप लोग यहां पर ये समझ गए होंगे, अब सी वाला हमारा आंसर होगा। आगे दोस्तों हम 11 वाले को देखें, तो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, पार्लियामेंट से ही रिलेटेड थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो लेबर पार्टी उसके नेता थे, उनका नाम है दोस्तों हर्बर्ट मैरिसन। उन्होंने प्रधानमंत्री को सूर्य बताया और मंत्रियों को प्लेनेट बताया। जैसे सूर्य के आसपास प्लेनेट मूव करते हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आसपास मंत्री जो है मूव करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना सूर्य से
और मंत्रियों की तुलना प्लेनेट से किया है, तो वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर गृह परिभ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो हर्बर्ट मैरिसन का है। ब्रिटिश जो लेबर पार्टी के दोस्तों वो नेता रहे हैं, यही उन्होंने कहा था। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, फैक्ट पर आधारित प्रश्न है। कई सारा आपको यहाँ इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगा। कह रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया जा सकता। तो किसके संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया जा सकता, हमें सही उत्तर देना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, पहले आप थोड़ा सा जान लेंगे ना तो उत्तर देना आपके लिए आसानी हो जाएगा। ये दोस्तों जो रिट जारी किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। हाई कोर्ट जो होता है दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। ये रिट कितने प्रकार के होते दोस्तों होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रिट होती है, आप लोग जानते हैं। इसका दायरा हाई कोर्ट का दायरा अधिक होता है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य मामलों के लिए दोस्तों रिट जारी किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केवल मौलिक अधिकार से रिलेटेड। आप लोग यहां समझ रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले वाले अगर स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं जब हिरासत वैध यानी लीगल रूप से कानून के अनुसार हुई हो तब जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये वाला तो सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि जब कार्यवाही विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना से संबंधित हो तब जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। जब हिरासत किसी विदेशी देश के क्षेत्र से हुई हो तब भी जारी नहीं किया जा सकता, यानी शुरू के 1, 2, 3। और चौथा वाला हम कह रहे हैं जब हिरासत किसी निजी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। आप लोग जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण पर्सनल मामला है। जब कोई सरकारी आदमी या निजी आदमी जो है गिरफ्तार यानी बंदी बना लेता है तो उस समय वो उसको कोर्ट में पेश करना होता है, तो उसी से संबंधित है। जब हिरासत किसी निजी व्यक्ति के द्वारा की गई हो तो उसमें यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। तो चौथा नहीं होगा। जहां जहां 4 है आप काट दोगे तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। शुरू के 3 भले से न मालूम हो आपको। तो आपको कुछ भारतीय राज्यों के नाम दे दिए गए हैं, उनके निर्माण से संबंधित क्रोनोलॉजी में हमें सेट करना है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद। तो एक बात तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था आजादी के बाद, तो आंध्र प्रदेश इसमें है नहीं। उसके बाद दोस्तों पहले मुंबई था, आज का जो हमारा महाराष्ट्र है, पहले ये बंबई था। तो बंबई में दोस्तों 2 भाषा लोग बोलते थे, एक गुजराती एक मराठी। तो गुजराती कहते थे कि भाई ये हमें भी अलग से गुजरात राज्य चाहिए। तो गुजरात बनाया गया था कब? 1960 के आसपास ये गुजरात बनाया था। ये बात तो आप लोग दोस्तों जानते होंगे। इतना गुजरात कब बना था? 1960 में दोस्तों। नागालैंड 1963 में बना था। 1963 में नागालैंड बना था। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों जो बना था ये 1987 के आसपास बना था, 1987 के आसपास। और त्रिपुरा तो इसके पहले बन गया था दोस्तों। ये त्रिपुरा कब बना था? 72 में ही बना था, तो 1972 में। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हमारा 1 हुआ, यानी 1 आएगा गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? 2 आ जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारा कौन आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। और चौथे नंबर पर 3, यानी 1, 2, 4, 3, यही क्रम होगा। 1, 2, 4, 3। देखते हैं 1, 2, 4, 3 कहाँ है? 1, 2, 4, 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। आपका 13 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे दोस्तों 14 वाले में भारत के महान्यायवादी से संबंधित आपको सवाल दिया गया है। बड़ा अच्छा सा सवाल होता है। हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी से संबंधित मामला लिखा गया है। अनुच्छेद 76 में यह सवाल पूछा लिया जाता है। तो इसके संदर्भ में कथन पर विचार करके बताना है कि सही क्या है। पहले वाले स्टेटमेंट करें, वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। बिल्कुल मेरे भाई, एक तरह से कहते हैं केंद्र सरकार का वो सरकारी वकील होता है भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी। और जो राज्य के मामले में क्या होता है दोस्तों? महाधिवक्ता होता है। तो जो केंद्र के मामले में भारत का महान्यायवादी होता है, वही राज्य के मामले में ये कौन सा होता है? महाधिवक्ता। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरे वाले में कह रहे हैं उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिए। नहीं मेरे भाई, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय जैसा होता हो उसमें गुण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसा उसमें नॉलेज होना चाहिए, उसकी जैसी योग्यता होनी चाहिए। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर। तो आपका सही क्या हुआ? 14 का आपका कौन हो जाएगा? यहाँ केवल ए हो जाएगा, केवल ए। समझ गए आप लोग दोस्तों? यहाँ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का
उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आप लोग प्रस्तावना अगर एक बार भी अगर पढ़े होंगे तो आप यहां से ये सवाल कर ले जाएंगे और इन्हीं सवालों से मिलाकर करीब करीब 20 प्रश्न बने होंगे। तो यहां से आप एक प्रश्न अगर देख लेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग देखेंगे प्रस्तावना में 3 प्रकार की दोस्तों न्याय की बात किया गया है। कौन कौन है 3 प्रकार? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। और दोस्तों 5 प्रकार की ये स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। और 2 प्रकार की समानता की बात किया गया है। अब आप सब लोग समझ गए होंगे, यानी हमारा 3 5 2 आना चाहिए। 3 5 2 कहां है? 3 5 2 यहां पर बैठा है और भ्रातृत्व तो एक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे आप सीखेंगे, ऐसे दिमाग लगाएंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व होगा। 16 वाले में दोस्तों कहा जा रहा है आपसे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। आप लोग जानते हैं तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, विपिन पदाधिकारियों से रिलेटेड, उस शपथ से रिलेटेड उसमें मैटर दिया गया है। तो तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंध किए गए हैं, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो चला हम लोग देखते हैं, ये बारी बारी से देखते जाएं तो सब निपट जाएंगे। यहाँ पहले वाले में करें, संघ के मंत्री के लिए पद की प्रारूप दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप दिया गया है, बिल्कुल दिया है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का दिया गया है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर ये नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 60 में आप लोग देखोगे, अगर अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पहले वो शपथ प्रतिज्ञापन संबंधित मैटर दिया गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे, ये तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, 1 और 2। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 वाले को देखें, बड़ा ही ट्रिकल सवाल है, मजेदार है। कई लोग ऐसे सवालों में फंसते हैं कि इसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। मेरे भाई ऐसा कौन है? लोकसभा तो भंग हो जाती है बिल्कुल, लेकिन राज्यसभा दोस्तों इसको समाप्त ही नहीं किया जा सकता है बिल्कुल, ये भी तो नहीं उत्तर होगा। विधानसभा ये भी तो अपने आप भंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप देखोगे हमारे अनुच्छेद 169 में लिखा गया है, विधान संसद जो है विधान परिषद को जहां नहीं है वहां जरूरत पड़ने पर बना सकती है और जहां है उसकी जरूरत नहीं है उसको खत्म कर सकती है। तो विधान परिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, मिलान से संबंधित प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। परिसीमन आयोग दिया गया है पहले सूची में, दूसरे में दिया गया है उसकी विशेषताएं। तो कुछ लोग सोचते हैं भाई ये परिसीमन क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है दोस्तों सीटों का निर्धारण करना। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का जो फिर से निर्धारण होता है, जितनी जनसंख्या बड़ी होती है उसके हिसाब से सीटें भरनी पड़ती है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों 1951 में जो जनगणना हुई थी, 1951 से लेकर 1971 तक जब जब जनगणना हुई उसके अगले साल बाद परिसीमन किया गया। लेकिन दोस्तों नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ जा रही थी, साउथ इंडिया की नहीं, क्योंकि जनसंख्या वहां नहीं बढ़ रही थी, इसलिए साउथ वाले विरोध करने लगे। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में फैसला लिया कि अब परिसीमन नहीं होगा, 2002 में होगा। हालांकि 2002 में परिसीमन हुआ लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, केवल जो जनसंख्या बढ़ी थी विभिन्न सीटों में बांट दिया गया। तो अभी 2026 तक वैलिड है, 2026 में फिर से परिसीमन होना है। तो महिला बिल वाला जो आरक्षण वाला है वो भी लागू होगा तब, अभी तो वो लागू नहीं है। तो इसमें दोस्तों पूछा जाए प्रथम परिसीमन आयोग से संबंधित ये किस पर ये मिलेगा? तो दोस्तों प्रथम परिसीमन आयोग, दूसरा परिसीमन आयोग, तीसरा, चौथा, जो 4 परिसीमन आयोग संबंधी यहाँ मैटर दिए गए हैं इन्हीं से हमें बताना है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ प्रथम परिसीमन आयोग, लोकसभा की सीटें 522 तय हुई थी, तो ये वाला तो आपका यहाँ चला आएगा इसमें। तो ए वाला 3 पे आएगा हमारा, ए वाला सॉरी 3, ये 94 वाला हो जाए। प्रथम परिसीमन आयोग में लोकसभा की सीटें 494 तय हुई थी, यानी जनसंख्या कम थी ना, बढ़ेगी तब 522 होगी। तो ए वाला हमारा 2 पर आ जाएगा। ए वाला 2 कहाँ है? सी वाले के पास बैठा है, आपका उत्तर मिल गया। 18 का आपका सी हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं ये दूसरा परिसीमन आयोग में स्वाभाविक सी बात है कि और बढ़ गई होगी, 522 हो गई होगी। तीसरा परिसीमन आयोग में क्या हुआ होगा कि लोकसभा की सीटें 543 हो गई, और चौथा परिसीमन आयोग सीटों में कोई वृद्धि नहीं हुई। ये शायद 2002 वाली बात कर रहे हैं। तो यस 2002 में जो चौथा परिसीमन हुआ था, तो वही मैंने बताया ना, 2002 में परिसीमन तो हुआ लेकिन सीटों को फिर से विवाद से बचने के लिए बढ़ाया नहीं गया, सिर्फ जो जनसंख्या बढ़ी थी उसको उसी सीटों में बांट दिया गया। तो यही है अपना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, ये 19 वाले में आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। केंद्रीय सूचना आयोग संबंधित स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। तो कह रहे हैं यह एक संवैधानिक निकाय है।
तो दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक ये नहीं है, इसकी संविधान में चर्चा थोड़ी न है, इसको तो संसद के माध्यम से 2005 में बनाया गया था ना पारदर्शिता के लिए। तो ये तो गलत हो गया आपका। तो एक जहां जहां होगा वो तो आपका उत्तर अब नहीं हो सकता ना, अब आप तुक्का लगाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों दूसरा में करें, इस आयोग ने एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ये वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा वाले के दोस्तों अगर हम लोग देखें तो तीसरा वाले को देखें तो कह रहे हैं वर्ष 2019 में आरटीआई अधिनियम 2005 में किए गए संशोधन के अनुसार इसके सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र होते हैं, नहीं, पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं। तो ये भी वाला गलत हो जाएगा। सही क्या है कि केवल आपका ए वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा दोस्तों, इसके हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पर ए 20 वाला प्रश्न में। तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि हमारा सही क्या है। तो चले हम लोग देखते हैं। पहले वाले में करें, इसकी बैठक 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है मेरे भाई, 26, क्योंकि 24 जनवरी को स्थापना हुआ था सुप्रीम कोर्ट को, 24 जनवरी 1950। हालांकि पहले से वो संघीय के रूप में काम कर रही थी, लेकिन 24 जनवरी जिस दिन मतलब सॉरी यहाँ पर 24 जनवरी को दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके 2 दिन बाद काम करना शुरू किया था, 28 जनवरी। तो यहाँ 28 होना चाहिए था, तब सही रहता, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो इसकी पहली बैठक सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी 1950 की हुई, ये गलत हो गया। दूसरा वाले में कह रहे हैं यह किसी भी मामले पर निर्णय देने वाला अंतिम न्यायालय है। बिल्कुल है मेरे भाई, इसका ही निर्णय सर्वे सर्वा होता है। न्यायमूर्ति एच जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। एच दोस्तों, एच का मतलब यहाँ हीरा लाल, तो इनका नाम तो हमें याद है दोस्तों, एच जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये वाला सही है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 आपका सही है। 20 वाले का कौन सा सही है? 20 वाले में दोस्तों आपका सही पूछा जा रहा है ना, तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गिन कर बताना है कितने सही हैं, तो केवल 2 सही है। आगे दोस्तों हम 21 वाले को देखें तो यहाँ आपको कुछ दिवस दे दिए गए हैं, मिलाकर बताना है। तुरंत मिला देंगे आप, दिनांक, दिवस। 2 फरवरी को दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस, बिल्कुल। अब यहाँ 28 फरवरी को दोस्तों ये रमन इफेक्ट की दोस्तों खोज हुई थी, तो इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया। अब मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे भाई। 2 वाला, ए वाला 2 पे जाएगा, ए वाला 2 पे जाएगा तो हमें उत्तर मिल गया पहले ही। बी वाला 3 पे गया और सी वाला 4 पे जाएगा, यानी ये 20 फरवरी सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो हमारा बी वाला 3 पे चला जाएगा और ए वाला 1 पे, तो हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने एलिमिनेशन से लगा लिया था, तो सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 22 वाले को देखें तो आपसे कह रहे हैं बिजनेस रेडी, जिसे शॉर्टकट में बी रेडी कहा जाता है, यह किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2020-21 में 2020-21 के आसपास दोस्तों रिपोर्ट आती थी। उस रिपोर्ट का नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन 2020-21 के आसपास इसे बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर ये बी रेडी यानी बिजनेस रेडी रिपोर्ट लेकर आया गया। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, बी से विश्व बैंक, बी से बिजनेस रेडी। तो आप लोग याद रखे रहेंगे। भी देखें तो करें किस अफ्रीकी देश के द्वारा मार्बर्ग वायरस, ये वायरस का नाम है, मार्बर्ग वायरस का प्रकोप की पुष्टि की गई। ये अफ्रीकी देश है, लेकिन वो कौन सा अफ्रीकी देश है दोस्तों? तंजानिया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा, तंजानिया। आगे दोस्तों हम लोग देखें, दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब आपको कुछ करंट से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। करें चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो खबरों में था, किस देश में है दोस्तों? चश्मा परमाणु संयंत्र पाकिस्तान में है। अब दोस्तों हमारे जो करंट के सवाल आ रहे हैं, तो अभी तो ये जो करंट के बने हैं 6 महीने पहले के बने हैं। हमारा एग्जाम तो दोस्तों अब दिसंबर में होगा, तो दोस्तों हम फोकस अपना जीएस पर लगाएं, और जब उस समय आएगा तो दोस्तों हम लास्ट के 6 महीनों को कवर कर लेंगे। आपका समय नुकसान न करें, इसलिए हमें यहाँ एक करंट को छोड़कर आपके जीएस पर ले चलते हैं, क्योंकि दोस्तों करंट आपके लिए वल्नरेबल, प्रासंगिक नहीं होगा। एग्जाम के समय आपका समय खराब होगा। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, हम लोग करंट के छोड़ दिए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के किस पुरातात्विक स्थल से 14 शवाधान के साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं? तो दोस्तों प्रतापगढ़ के निकट सराय नाहर, ऑप्शन नंबर बी, यहां से प्राप्त हुए हैं। आगे दोस्तों हम लोग अगर देखें तो कह रहे हैं ये 47 वाले में,
तो हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ कह रहे हैं पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र। इन दोनों में दोस्तों ये 16 महाजनपदों का जिक्र है, इतना तो आप लोग दोस्तों जानते ही हैं, यहाँ पर ये जिक्र है। तो कह रहे हैं दोस्तों कौन सा सही है, तो पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी थी, तो नहीं मेरे भाई, पांचाल महाजनपद उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र करके थी, अहि करके थी, अहिच्छत्र, तो वो थी। तो अहिच्छत्र दोस्तों यहां याद रखेंगे, ये काम्पिल्य नहीं थी, तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। और कह रहे हैं शूरसेन महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी, नहीं मेरे भाई, शूरसेन की ये महाजनपद की राजधानी ये मथुरा थी। तो कौन थी दोस्तों, मथुरा। तो यहां पर ये भी दोस्तों आपका ये तो गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हुआ। तो सही क्या है दोस्तों, सही कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, कोई भी सही नहीं है। आगे दोस्तों अगर हम लोग 48 वाले को देखें, तो आपको यहाँ कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया है। तो आधा इसका ऑप्शन अगले पेज पर चला गया, हम लोग देख लेंगे अभी। तो कथन है, कारण है, कह रहे हैं गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 के समय से पहले असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था दोस्तों। तो ये बात तो वहां पर बिल्कुल सही है, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी, बिल्कुल सही। आप लोग खूब पढ़े हैं इसे, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए वाला होगा, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट को अगर देखें, तो कह रहे हैं बौद्ध काल में कपिलवस्तु, कपिलवस्तु कहाँ है दोस्तों, आज का जो सिद्धार्थ नगर है वहां पर। तो बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी, तो बिल्कुल थी, कोई डाउट नहीं। अहरौरा जो मिर्जापुर में है दोस्तों, यहां से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल प्राप्त हुआ है, कोई भी डाउट नहीं दोस्तों, ये भी सही है। और प्रयाग स्तंभ को रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो तीन को तीनों आपका ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, याद कर लेंगे इसे। आगे हम 50 वाले को देखें, तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में दोस्तों ट्रिब्यूनल कहते हैं, प्राधिकरण को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा ट्रिब्यूनल की स्थापना कब किया गया, इसके बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों, कब किया गया था, तो 1977 में किया गया था, 75 में, सॉरी 1975 में किया गया था। इसकी स्थापना 24 नवंबर 1975 को, 24 नवंबर 1975 किया गया था। प्रश्न संख्या 51 वाले को बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, महाजनपद से संबंधित कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिए हैं। अभी मैंने बताया था महाजनपद के बारे में दोस्तों आपको, 16 महाजनपदों का जिक्र का स्रोत कहां पर है। तो महाजनपद जिसे मध्य देश भी कहा जाता है दोस्तों, तो ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो कहां आधुनिक उत्तर प्रदेश, आज का जो उत्तर प्रदेश है ये कहां स्थित है, इसके बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जो पहले दिया है दोस्तों मत्स्य, आप देखेंगे इसकी राजधानी विराटनगर थी दोस्तों, ये राजस्थान में थी, ये उत्तर प्रदेश नहीं थी। आप लोग जानते हैं उत्तर 16 जो महाजनपद थे उसमें 8 दोस्तों उत्तर प्रदेश, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें सूरसेन थे ये, और चेदी, वत्स, और दोस्तों आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो जहां जहां पहला होगा वो आपका उत्तर तो थोड़ी ना होगा, ये उत्तर नहीं हो सकता आपका। तो 2, 3, 4 यही आपका उत्तर होगा, सी हो जाएगा। क्या संबंधित आपको सवाल दिया गया है, उत्तर प्रदेश की नगरीय साक्षरता। वैसे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की साक्षरता देखेंगे हम लोग लगभग 67% है। अगर इसी पुरुष का पूछ लेता है तो हम लोग 10 बढ़ा देते हैं, 77 बोल देते हैं। महिला का पूछ लेता है 10 घटा देते हैं दोस्तों, तो हम लोग 57 बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ नगरीय साक्षरता यानी शहरों की साक्षरता पूछा गया है, यहाँ शहरों की साक्षरता कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पर उनकी लगभग 75% है। तो यहाँ 75.1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नगरीय साक्षरता यही है दोस्तों। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगर नगर में भी दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है, नगर में पुरुषों की कितनी है, तो लगभग 80% है, और महिलाओं की यहाँ पर कितनी है दोस्तों, तो लगभग 69 है। तो ये भी आप याद रखे रहेंगे, कभी कभी अंदर ज्यादा घुस जाता है। दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग, बहुत अच्छा फैक्ट पर आधारित प्रश्न है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं, पढ़ के बताना है कि सही क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहले वाले स्टेटमेंट में दिया है, कह रहे हैं आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने किया था। तो मेरे भाई सुल्तान सिकंदर लोदी ने किया था, बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन 1510 में नहीं, 1504 ईस्वी में किया था उन्होंने। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किया था।
और मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ये मैटर, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा जा रहा होगा तो केवल 2 बताया जाएगा। देखते हैं क्या है। तो आपसे यहाँ सही कह रहे हैं, तो सही कौन सा हो जाएगा भाई? सही तो आपका यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी 53। मिलान से संबंधित है। एक तरफ आपको उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन जिलों से संबंधित चिन्हित उत्पाद जो हैं जिनके आधार पर ओडीओपी बनाया गया था वो दिए गए हैं। तो दोस्तों मिलाकर हमें बता देना है बड़ी आसानी से। हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ काली मिट्टी की जो कलाकृतियां हैं ये आजमगढ़ से संबंधित हैं बिल्कुल। और उन्नाव में दोस्तों जरी जरदोजी संबंधित है उन्नाव से। और आगरा में दोस्तों चमड़े के दोस्तों ये उत्पाद बनाए जाते हैं। और अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद से संबंधित है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोस्तों, वस्त्र उत्पाद अंबेडकर नगर बहुत ज्यादा फेमस है। तो ए वाला आपका 3 पे गया, बी वाला 2 पे। ए 3, बी 2, सी 4 और डी आपका 1 पे गया। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 54 का। आगे दोस्तों अगर हम 55 वाले को देखें, बड़ा अच्छा सा सवाल है दोस्तों। ये फैक्ट बेस है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। सतर्क हो जाना है, बहुत सरल है। लेकिन आपको यहाँ ऐसे सतर्क नहीं, हमारा 2 सवाल गलत हुआ था पीसीएस 2025 में ऐसे। तो जो सिर्फ हमने नहीं पर ध्यान नहीं दे पाया उसको यस समझ लिया था। तो पहले वाले में करें, बलिया में राष्ट्रीय सरकार का गठन चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। तो ये बात सही है। चित्तू पांडे को बलिया का शेर के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल जाना जाता है। दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है जो गलत है, न तो 1 न तो 2, आपका 55 का डी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ 56 वाले में, तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025 संस्कृति उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है, इसके बारे में दोस्तों बताना है। तो 26 जनवरी से 20 जनवरी 2025 के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे चले दोस्तों, हम लोग यहां देखते हैं, ये आगे चले। तो दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025 में संस्कृति उत्सव का आयोजन कब से लेकर कब तक किया गया था। तो भाई 2 जनवरी से और 26 जनवरी के बीच किया गया था 2025 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ, तो ये बजट से संबंधित सवाल दे दिए हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बजट, ये तो 2025 का है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके आधार पर अभी केंद्र का नया बजट आया है, इसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन बता दें, काम देगा आपको। इस बार दोस्तों उत्तर प्रदेश मतलब केंद्र सरकार का जो बजट पेश किया गया है दोस्तों, वो कुल जीडीपी का 3.1% है। एक तो ये याद कर लीजिए, काम देगा आपको कुल जीडीपी का 3.1%। और कितना किया गया है दोस्तों? 12.2 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़ बजट इस बार केंद्र सरकार में पेश किया गया, जो अब तक के सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ये इतना याद कर लीजिए, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा देखते हैं 58 में क्या है। ये प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में पूछा जा रहा है। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के संबंध में विचार करना है, बताना है सही कौन है। तो पहले वाले को देखें हम लोग। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घाघरा नदी के तट पर स्थित है। मेरे भाई गोमती नदी के तट पर स्थित है, घाघरा के नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा हम करें, यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। सोमवती अमावस्या का मतलब होता है ऐसी अमावस्या जो सोमवार को पड़े, तो वहां पर इसमें मेला लगता है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा हम कह रहे हैं, यहाँ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। तो बिल्कुल नैमिषारण्य के बाद जब यह आता है तो 88,000 ऋषियों की बात जरूर आती है। तो 2 और 3 सही है, आपके सही पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 58 का बी। आगे हम लोग चले देखें अगर, तो 59 यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है, कई सारे वनडे एग्जाम पूछा गया है। तो लखनऊ, तो लखनऊ दोस्तों दशहरी आम के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। और यही दोस्तों वाराणसी और इसके बगल में हमारा गृह जनपद जौनपुर, ये लंगड़ा आम के लिए दोस्तों फेमस है। तो यहाँ पर इसको भी याद करे रहेंगे ये। आगे दोस्तों प्रतापगढ़ तो आंवला के लिए है, आगरा तो पेठा के लिए, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। आगे देखें 60 वाले में, तो आपको कुछ औद्योगिक गतिविधियां दी गई हैं एक सूची में। दूसरी सूची में दोस्तों उससे संबंधित स्थान दिया गया है। तो दोस्तों इसको कौन भूल सकता है? परफ्यूम,
आप देखे होंगे आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस समय यहाँ कन्नौज से सांसद हैं। वो हमेशा जब कन्नौज आते हैं तो वो हमेशा परफ्यूम की खुशबू की बात करते हैं, कहते हैं हम खुशबू देने आते हैं और बाकी लोग तो बदबू देने आते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ डी वाला तो आपका एक हो जाता है, डी वाला तो एक पे जाएगा। तो ये प्रश्न बनाने वाले को भी मालूम है, ये बच्चे सब जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो है हमारा ये मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है? ये तो बरेली में है। ये मेगा फूड पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है? ये बरेली में ही है। तो ये यहाँ पर चला आएगा। और रिवाल्वर फैक्ट्री कहाँ है? रिवाल्वर फैक्ट्री हरदोई में है और बाकी एक बचा है ग्रीन अमोनिया प्लांट, तो ये गोरखपुर में है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर। ए 2 बी 3, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों हम लोग 61 वाले को, तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी झील सबसे पूर्व में स्थित है, सबसे ईस्ट में है, सबसे पूर्व में है। तो इससे पहले आपको ये जानना होगा दोस्तों, सबसे पूर्व, जैसे आप उत्तर प्रदेश के अगर मैप देखे होंगे तो सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। और सबसे सबसे उत्तरी सहारनपुर। और सबसे पूर्वी कौन सा है दोस्तों? सबसे पूर्वी दोस्तों बलिया है, बी से बलिया। और सबसे दक्षिणी दोस्तों सोनभद्र है, सोनभद्र। और सबसे पश्चिमी शामली है, तो शामली। तो सबसे पूर्व में दोस्तों यहाँ पर बलिया है, बलिया में ही दोस्तों एक ताल करके झील है। तो सबसे पूर्व में स्थित कौन सी है? तो यहाँ हम देखें ये तो ही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो पार्वती अर्गा झील है यहाँ पर जो दिया गया है आपको, ये पार्वती अर्गा झील तो गोंडा में है। गोंडा सबसे पूर्व में नहीं है, गोंडा तो इधर बीच में पड़ जाता है। यहाँ पर अगला है दोस्तों चित्तौरा झील। चित्तौरा झील के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो चित्तौरा झील यहाँ पर, तो ये बहराइच में है दोस्तों, यस बहराइच में है ये, इसको जान लीजिए। बहराइच भी तो इधर है नेपाल के बॉर्डर पर। आगे दोस्तों यहाँ पर सुरहा ताल, यस यही बलिया में है। तो बलिया सबसे पूरब में है, तो ऑटोमेटिक यही आपका उत्तर हो जाएगा। बखीरा झील तो दोस्तों संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में। तो ये बात यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी वाला सही हो जाएगा, सबसे पूरब में यही है। आगे यहाँ पर देखिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला है जो छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तीनों से सीमा साझा करता है? मेरे भाई उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश की दोस्तों ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार से, झारखंड से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों से सीमा साझा अकेले करता है ये सोनभद्र। तो यहाँ 3 ही दिए हैं लेकिन 4 से करता है। आगे चले हम लोग देखें 63 वाले में दोस्तों पूछा जा रहा है बड़ा अच्छा सा सवाल। तो कर रहे हैं, देखें थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर विचार करना है, विचार करके बताना है कि सही क्या है। पहले वाले में करें गेहूं उत्तर प्रदेश की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है, बिल्कुल है भाई, हम लोग यूपी के हैं तो जानते हैं। जिसकी सर्वाधिक उत्पादक गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होती है। तो गंगा घाघरा दोआब, गंगा सिंधु वाला जो मैदानी इलाका है यहाँ पर होती है। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वाला तो आपका सही हुआ। दूसरे में करें अफीम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में होता है, बिल्कुल। अफीम जो रहती है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी के बाराबंकी जिले में होती है, लेकिन एकमात्र फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में है अफीम की। तो ये भी वाला सही है, हम लोग इससे परिचित हैं, पढ़े हैं कई बार। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 63 का सी। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 64 वाले को, तो थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ प्रमुख नदियों के नाम है और उनके प्रवेश स्थल है। तो कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करना शुरू करती हैं ये हमें बताना है। तो दोस्तों हम लोग खूब जानते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। जब आती है वहां उत्तराखंड से, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर जिलों में घुसती है गंगा। और यमुना कहाँ घुसती है? यमुना तो दोस्तों सहारनपुर के फैजाबाद से घुसती है। तो ए वाला तो हम लोग खूब जानते, भाई यमुना के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। तो ए वाला तो आपका 2 पे चला जाएगा, ए वाला 2 कहाँ है? सी के पास है। एक ही से हम लोग पता लगा लिए, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और गंडक तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला, बेहतरीन जिला है जो नेपाल और बिहार दोनों से साझा करता है। तो यहीं पर गंगा, ये गंडक नदी जो है ये महाराजगंज में प्रवेश करती है। और चंबल, यहाँ ये बेतवा यहाँ पर है ना, तो सी वाला तो आपका ये 4 पे चंबल आगरा में हो जाएगा यहाँ पर आपका, और बेतवा ललितपुर में। आगे चले हम लोग देखें,
आगे दोस्तों यहाँ पर जो 65 वाले में जो हमें पूछा जा रहा है, कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करके बताना है कि सही क्या है। तो पहले वाले स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1990 में हो रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक है क्या? उत्तर प्रदेश से बिजली को नियंत्रण, उनके रेट को नियंत्रण, उनके उत्पादन, ये सब मामले को दोस्तों ये देखती है। तो इसी से संबंधित है दोस्तों। इसकी स्थापना 98 में हुआ था, 1998 में हुआ था। इतना याद रखेंगे। ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। इतना तो आप विद्युत नियामक बारे में जानते ही होंगे ना। तो ऐसा कोई भी सवाल बड़ा नहीं होता है, उसमें कुछ ऐसा ऐसा आपको मैटर दिए, क्योंकि प्रश्न बनाने वाला भी जानता है, बच्चे सब चीज नहीं जानते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई होती हैं। अगर आप उसको पकड़ लिए तो आपके उत्तर आपके सामने तुरंत आ जाएगा। तो इतना तो आपको याद ही होगा, 98 में था, इतना याद होगा तो आप तुरंत एलिमिनेशन कर दोगे तो उत्तर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 65 का बी। आगे हम यहाँ पर 66 वाले को देख लें दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है सदाबहार अर्ध सदाबहार से रिलेटेड कथन है, कारण है। तो अर्ध सदाबहार वन मुख्यतः दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। मेरे भाई ये बात तो कुछ हद तक ठीक होती है। अर्ध सदाबहार जो 200 सेंटीमीटर वर्षा उनको चाहिए होती है ऐसे वनों के लिए। तो दोस्तों ये जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, ऐसे एरिया में दोस्तों ये दोस्तों पाए जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हम सही मान लेते हैं। अगर हम लोग कारण वाले को देखें, करें इन वनों में पूरे वर्ष लगातार वर्षा होती रहती है, जिससे पत्तियों की गिरावट में कमी देखी जाती है। मेरे भाई पूरे वर्ष जो लगातार वर्षा होती है वो सदाबहार जो होते हैं उनमें, इनमें तो अर्ध सदाबहार है ना। तो अर्ध सदाबहार में पूरे वर्ष वर्षा नहीं होती है, तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो जो सही हुआ, कौन सा सही होगा? डी वाला। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो आपका ऑप्शन ये डी हो जाएगा, 66 का डी। आगे चले दोस्तों, हम लोग देखते हैं 67 वाले मैंग्रोव वन से संबंधित आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। मैंग्रोव वन आप लोग जानते हैं दलदली इलाकों में उगते हैं, और जहां पर ये नमकीन पानी होता है वहां के लिए दोस्तों बहुत, क्योंकि आम जो पेड़ होते हैं वो नमकीन जल में नहीं उग पाते हैं, लेकिन ये मैंग्रोव होता है नमकीन जल में, समुद्री जल में दोस्तों उग सकता है वहां पर, और सस्टेनेबल रह सकता है। तो कथनों पर विचार करना है, बताना है सही क्या है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा में कह रहे हैं घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, तो यस ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही पूछा जा रहा है, तो ए हो जाएगा, दोनों सही है। तो दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। कई सारा आप यहाँ पर फैक्ट सीखेंगे, आपको काम देगा हमेशा। कथन है, कारण है। कथन में आपसे पूछा जा रहा है भारत की सुदूर पूर्वी यानी सबसे पूर्वी भाग और सुदूर पश्चिमी यानी सबसे पश्चिमी भाग में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इनका कहना यह है, जैसे मान लीजिए ये है और ये सबसे पूर्वी है मान लीजिए, तो जो सबसे पूर्वी यहाँ पर है, सबसे पश्चिमी यहाँ पर है गुजरात में, इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर है। यानी सूर्य अगर यहाँ पर 6 बजे पूरब में सूर्य यहाँ पर 6 बजे उग रहा है, तो इनको पहले पहले सूर्य 6 बजे दिखाई दिया, तो इनको कितने बजे दिखाई देगा? जो पश्चिम में है तो इनको 8 बजे दिखाई देगा, यानी 2 घंटे का समय अंतराल होता है। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपको काम देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जो सबसे उत्तरी है दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? उत्तरी भाग, वो है इंदिरा कौल, तो आईसी में लिख दे रहा हूँ। और जो सबसे पश्चिमी है गुजरात में गुहार मोती है जिसे हम लोग कहते हैं, और जब सबसे उत्तरी है दोस्तों उसे हम लोग किबीथू कहते हैं, और जो सबसे भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग है उसे हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। अगर हम लोग ये दीप वाला जोड़ लेते हैं तो यहाँ इंदिरा पॉइंट भी हो जाता है, तो आईपी यहाँ हम लोग कर सकते हैं ये भी, ये लेकिन ये दीप से रिलेटेड है, तो इतना तो आप लोग जानकारी रखते होंगे दोस्तों, आपके जीवन में ये सब बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर 2 घंटे का समय अंतराल होता है सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी में, तो ये बात सही है। देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है, तो दोस्तों ये भी सही है, 30 डिग्री का अंतर है, क्योंकि दोस्तों 15 डिग्री में 1 घंटे होता है। आप लोग इसको कभी जियोग्राफी में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। तो 15 घंटे में 1 डिग्री, 30 घंटे मतलब 30 डिग्री में ये 2 घंटे, तो ये बात समझ गए होंगे, तो इसलिए है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 68 का कौन हो जाएगा? ए। आगे चले हम लोग देखते हैं 69 में जो आपसे पूछा जा रहा है, कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, उनकी राजधानियां हैं, बताना है सही क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ दक्षिण अमेरिका के नाम दिए गए हैं, याद रखना। दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है, लैंड लॉक। दक्षिण अमेरिका में केवल 2 देश ऐसे हैं, पेरू और बोलीविया, जिसे हम लोग
BP कहते हैं। तो बोलीविया और पेरू दो ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिका के जो लैंड लॉक हैं, LL, यानी इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर पेरू दिया है, पेरू की राजधानी लीमा है। तो यस, गन्ने को हम लोग पेर देते हैं तो एकदम कीमा बन जाता है, उसका लीमा बन जाता है, ऐसे याद कर लेंगे। तो सी वाला आपका 4 पे गया, तो सी 4 पे गया तो इसका मतलब उत्तर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से है। तुक्का लगाने के लिए आप तैयार हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिया है आपको पराग्वे, परागे के दोस्तों क्या है, आशुशियन करके है उसका, तो आशु करके है। तो यस, ये वाला ये है आपका सी पे चला आ जाएगा। और दोस्तों गुआना जॉर्ज टाउन है, आप लोग जानते हैं ये जॉर्ज टाउन, और बाकी एक बचा है सूरीनाम, ये पैरा मैरिबो। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला 2, बी वाला 3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ। 70 वाले को अगर हम लोग दोस्तों देखें तो यहाँ पर ऑप्शन तो इसको अगले पेज में चला गया है, इसको मिलाकर हमें देखना पड़ेगा ध्यान से तभी आएगा। संबंधित राज्य दे दिए गए हैं, खेती के स्थानीय नाम, तो स्थानांतरित कृषि आप लोग जानते हैं, एक स्थान पे गए, पेड़ को काटे छाटे जलाए, भूमि को उपजाऊ बनाए, खेती किए, भूमि अनुपजाऊ हो गई, फिर दूसरे जगह चले गए। तो ये स्थानांतरित कृषि का अलग अलग, जिसे हम लोग भारत में इसका झूम नाम ज्यादा फेमस है, झूम कृषि, तो इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। तो जैसे इसको दोस्तों, जैसे झारखंड में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, यहाँ जैसे आंध्र प्रदेश में, इसे आंध्र प्रदेश ले लें तो आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंदा बोला जाता है। तो ये बात आप जानते हैं, बिल्कुल सही है, पेरू या पोंदा बोला जाता है इसे। और यहाँ पर दोस्तों जो ये है झारखंड, झारखंड में इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, झारखंड में इसे, एक सेकंड, झारखंड में इसे कुरुआ करके, यस यहाँ पर है, झारखंड में इसे कुरुआ बोला जाता है। और ओडिशा में दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, ओडिशा में, तो ओडिशा में प्रश्न ऑप्शन दिखता होगा तो हम लोग एलिमिनेशन से लगा लेते, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। यहाँ पर ओडिशा है और मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, दहिया, यस, यहाँ पर दहिया यहाँ छुपा हुआ है, तभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। ये दहिया कृषि कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। तो बाकी अब हम लोग देख लेंगे, एक हमारा बचा है ओडिशा, तो ये चला आएगा पामादबी या कॉमन। तो ए वाला 2, बी वाला 3, सी वाला 4। तो आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ, ऑप्शन सी। आगे देखें दोस्तों हम लोग 71 वाले में, तो कौन सा कथन सही है, बताना है हमारा कौन सा सही है दोस्तों। देखें, ये वाले में कह रहे हैं कि टिटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। सबसे ऊंची नौगम्य झील का मतलब ये लगभग 4 किलोमीटर की समुद्र तल से लगभग 4 किलोमीटर ऊंचाई पर है, और एक ऐसी झील है जहां पर यात्रियों के लिए नाव भी चलाई जा सकती है, इतनी गहरी, इतनी नाव चलाने के लिए, उसमें स्टीमर चलाने के लिए ये बहुत फिट है। तो ये बात बिल्कुल सही है, टिटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, तो ये बात सही है। माराकाइबो झील बोलीविया में स्थित है, माराकाइबो झील बोलीविया में स्थित है, तो नहीं, ये वाला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। माराकाइबो झील दोस्तों ये आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका की ये सबसे बड़ी झील मानी जाती है, ये वेनेजुएला में है, तो तेल ओल उसमें यहाँ पर पाया जाता है यहाँ, तो ये बोलीविया में नहीं है, ये वेनेजुएला, तो याद रखे रहेंगे इसे। तो आपका केवल ए सही हुआ, ऑप्शन ए। आगे दोस्तों अगर हम लोग चलें 72 वाले में देखें तो कह रहे हैं कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग में शामिल है। तो दोस्तों अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र आप देखेंगे थोड़ा सा, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर, सऊदी अरब के आसपास, जो लाल सागर है उसके आसपास देखेंगे सींग जैसा बना हुआ है ना अफ्रीका महाद्वीप में, तो उसी को अफ्रीका का सींग कहा जाता है, जिसमें 4 देश शामिल है। वो 4 देश को मैंने ट्रिक से याद किया है। जीस, जीस क्या होता है दोस्तों, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। तो यहाँ पर दोस्तों जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया सभी तो हैं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप याद करे रहेंगे तो काम देगा। 73 वाले में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है विचार करके बताना है कि सही क्या है, तो मतलब कौन सा सही नहीं है, ध्यान देंगे, सही नहीं है। तो सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट का उपनाम से प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं यूएसए का ये सैन फ्रांसिस्को शहर, इसी में दोस्तों हॉलीवुड है, जैसे बॉलीवुड हम लोगों का मुंबई में है, ऐसे हॉलीवुड इसी सैन फ्रांसिस्को में है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसे गोल्डन, इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, तो सही है ये। सिलिकॉन वैली,
तकनीकी नवाचार और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है। जो एप्पल, एचपी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका यहाँ पर घर है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी। तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही हैं। तो कह रहे हैं गलत कौन सा है, तो गलत कोई नहीं है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखें अगर 74 में, तो कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखें सही नहीं है, तो कह रहे हैं माउंट मैकिनले यह अलास्का श्रेणी में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, तो यस ये तो है, ये वाला तो आपका यस हो जाएगा। माउंट एल्बर्ट यह रॉकी पर्वत की मुख्य श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, ये भी तो सही है। लेकिन हमें बताना है कौन सी जो हमारा गलत हो, तो गलत हम लोग ढूंढे आगे चलकर। देखे यहाँ माउंट रेनियर यह कास्केड श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर, ये भी सही है। माउंट व्हिटनी दिया है, इसका मतलब यही गलत होगा, अपलेशियन श्रेणी की चोटी है। तो दोस्तों यहाँ पर यही वाला आपका ये गलत हो जाएगा। दोस्तों क्यों गलत होगा, तो माउंट यहाँ पर जो क्या दिया है, माउंट व्हिटनी, तो माउंट व्हिटनी नाम जो दिया है दोस्तों, यह कास्केड श्रेणी के मतलब दक्षिणी भाग में स्थित है दोस्तों। ये अपलेशियन श्रेणी में नहीं आता है, ये कास्केड श्रेणी में आता है। तो ये डी वाला आपका यहाँ पर यही गलत हो जाएगा, तो आपका वो आंसर यही डी वाला हुआ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें ये 75 वाले को, तो कह रहे हैं यहाँ पर कथन दिए गया है, आपको कारण दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। दक्षिण अमेरिका खनिज संसाधनों से समृद्ध है। तो दोस्तों बिल्कुल दक्षिण अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है, आप लोग जानते हैं, वहां जो खनिजों से लबालब है। तो सही है, इस महाद्वीप में पर्वतीय श्रृंखलाएं जैसे इंडीज खनिजों के दृष्टि से समृद्ध हैं, बिल्कुल हैं। तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आपका ऑप्शन जो होना चाहिए वो बी हो जाएगा, 75 का बी हुआ। आगे हम अगर देखें यहाँ 76 वाले में, तो कह रहे हैं आपसे विचार कीजिए, बताना है सही क्या है। तो पहले वाले ऑप्शन को आप देखेंगे तो कह रहे हैं व्हाइट नील नदी का उद्गम स्थल मध्य अफ्रीका की लेकटाना झील है। तो मध्य अफ्रीका की लेकटाना झील है, तो यहाँ पर दोस्तों ये बात यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, लेकटाना झील नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ये कुछ इसमें गलत है। तो दोस्तों एक मिनट हम थोड़ा सा सर्च कर लें, क्योंकि मुझे इतना कंफर्म है व्हाइट नील नदी का उद्गम मध्य अफ्रीका का लेकटाना झील नहीं है। बिना सर्च किए हम बता दें, हाँ याद आ गया, विक्टोरिया झील है। तो यहाँ पर जो अफ्रीका का विक्टोरिया झील है वो इसका उद्गम स्थल है। तो यानी पहला गलत हो जाएगा हमारा, तो 3 नहीं हो सकता। दूसरा कह रहे हैं नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी में से जाना जाता है। यस भाई, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन आयतन के मामले में अमेजन है। तो सी वाले में कह रहे हैं नील नदी एक चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल। तो 2 सही हैं, 2 और 3 आपके सही हो गए, एक वाला गलत हो जाएगा। तो 76 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। आप यहाँ कई सारा इंफॉर्मेशन सीखेंगे। यहाँ पर काला सागर दिया है, निम्नलिखित में से किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ऐसे सवाल 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक तरह से आपको कुछ सागरों के नाम दे देगा, जैसे भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, एजियन सागर, इनका क्रम बताएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे क्रम पूछ लेगा। या तो ऐसे इन सागरों का नाम दे देता है, कहता है ये किस देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं, वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ काला सागर पूछा है, आप लोग जानते हैं काला सागर के जस्ट नीचे तुर्की है। तो 5-6 देश दोस्तों हैं, यहाँ पर 6 देश हैं, उनसे काला सागर अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, रूस है, यूक्रेन है, रूस, यूक्रेन, तुर्की, जॉर्जिया, जे मैं जॉर्जिया लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं बुल्गारिया लिख दे रहा हूँ, जॉर्जिया, बुल्गारिया और रोमानिया। तो RO से रोमानिया। तो यही 6 देश हैं जहां सीमा साझा करते हैं। यहाँ स्लोवाकिया नहीं आया, तो ये नहीं होगा। जहां जहां 3 है आप काट दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी। तो ऐसे ही आप भी सॉल्व करेंगे। आगे चलें दोस्तों, हम लोग देखते हैं 78 वाले को। 78 वाले में दोस्तों मिलान से संबंधित है, तो देखते हैं हम लोग क्या है दोस्तों। यहाँ खाड़ी प्रायद्वीप की जो खाड़ी है, जल संधि है और अवस्थी उनका लोकेशन दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कौन सा सही है हमें संख्या में बताना है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व में अवस्थित है, सही है। सैन मैटियास की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है, ये भी सही है। अब दोस्तों यहाँ जो मैगलन की जल संधि है, ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में है। और पेनास की खाड़ी दोस्तों ये प्रशांत महासागर में है। यानी जब इसके पास ये आ गया तो ऑटोमेटिक ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। तो आपका केवल
दो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सुमेरु ज्वालामुखी, सुमेरु ज्वालामुखी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि कौन सा सही नहीं है सुमेरु ज्वालामुखी से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ हम पहला वाला स्टेटमेंट देखें तो सुमेरु ज्वालामुखी से संबंधित, सुमेरु ज्वालामुखी का आप जान लीजिए दोस्तों ये कहाँ है, इंडोनेशिया में है। आप लोग जानते हैं इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो सुमेरु ज्वालामुखी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में है, बिल्कुल है। यह सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, बिल्कुल है। इंडोनेशिया आप लोग जानते हैं सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गए हमारे, लेकिन गलत करें तो गलत कोई नहीं है। इसी को देखते हैं, बड़ा अच्छा सा फैक्चुअल सवाल है। भारत में स्थित उर्वरक कारखाने, उर्वरक कारखानों को कुछ नाम दिया गया है और उनके सामने उनका राज्य है, कहाँ पर है, उनको हमें सही से मिलाकर बताना है कि कौन सा सही है, कितने जोड़े हमारे सही हैं। पहले जोड़े वाले को देखते हैं, सिंदरी दोस्तों, ये उर्वरक कारखाना जो सिंदरी है झारखंड में है, बिल्कुल है। रामागुंडम दोस्तों यह तेलंगाना में है, तो इसका यहाँ दे दिया, इसका मतलब अपना भी गड़बड़ किया और इसका भी गड़बड़ कर दिया। और तालचेर ये ओडिशा में है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक गलत हो गए। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तो 1 और 4 सही हुआ, इसका मतलब 2 सही हुए, आपका 2 गलत हो गए क्योंकि वो दोनों उल्टे दे दिए थे। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा सा सवाल है, कथन पर विचार करके बताना है कि सही क्या है। तो दोस्तों देखें, पहले वाले स्टेटमेंट में अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। ये बात तो सही है दोस्तों, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है चीन में उसे कई सारे नामों से जाना जाता है, यांग तबी करके भी एक नाम आता है, उस नाम से भी जाना जाता है, यारलुंग जांगपो ये भी नाम है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। अब आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये जो हमारा मतलब ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये किस नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में ही इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र ये प्रवेश करती है तो यहाँ इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, और जब प्रवेश करते करते जब असम में घुसती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो याद रखे रहेंगे आप, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा बारवा शिखर, नामचा बारवा क्या है, हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार है। तो सबसे पूर्वी सीमा, हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा क्या है, नामचा बारवा, और सबसे पश्चिमी सीमा क्या है, नंगा पर्वत। तो ये सबको याद रखना पड़ेगा। शिखर के पास एक गहरा गार्ज खाई का निर्माण करती है, बिल्कुल। तो दोनों के दोनों सही हैं, आपका ऑप्शन 81 का ये आ, आपका ये तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 82 को देखें तो जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, तो ये संस्थान दोस्तों पर्यावरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। कहां पर है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 83 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ कृषि क्रांतियां दी गई हैं और उसके उत्पादन क्षेत्र को हमें मिलाकर बताना है। बड़ा आसान है प्रश्न दोस्तों, हम लोग खूब जानते हैं इसके बारे में। तो जो ये गोल क्रांति है ये आलू से उत्पादन है, डी वाला तो 1 पे जाएगा, सबको मालूम है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति यानी चांदी, कपास चांदी की तरह होती है, तो ये यहाँ आ जाएगा। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये उर्वरक से आ जाएगा। इंद्रधनुष सतत क्रांति तो कृषि और समग्र विकास से। तो यहाँ पर ये तो आपका ये सही हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा होगा दोस्तों, ए वाला हमारा 2 पे जाएगा, तो सही बात है, यही वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें हम लोग 84 में देखें तो कथन कारण से रिलेटेड सवाल है, कथन है कारण है। कथन में करें काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त होते, बिल्कुल दोस्तों, ये हमारे जो साउथ दोस्तों है भूमि, जो प्रायद्वीपीय पठार वाला मामला है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कारण से रिलेटेड सवाल है, आपको कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं, पढ़ के बताना है सही क्या है। काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही दोस्तों। जो काली मिट्टी होती है इसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, और इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, तो ये सब इसे कहा जाता है। कपास की खेती अच्छी होती है इसलिए कपासी मृदा भी हम लोग इसे बोल देते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर एकदम सही है, पहला वाला। और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस वगैरह की कमी होती है, तो यहाँ पर कह रहे हैं ह्यूमस अधिक पाया जाता है, नहीं, ह्यूमस की मात्रा इसमें कम पाया जाता है, उच्च मात्रा में नहीं होता है, तो ये गलत, केवल आपका कथन सही है। तो
केवल कथन सही है, आर गलत है, डी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 85 वाले में तो कह रहे हैं कि ये रबी की फसलें, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसलें हैं। तो दोस्तों हम सब किसान के फैमिली से हैं तो ये सब चीज़ों को बड़े अच्छे से जानते हैं। एक जो रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है, तो ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। रबी की फसलें दोस्तों ठंडी के शुरुआत में बोई जाती है, ये नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में। खरीफ दोस्तों जो बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है, जुलाई में। जायद ये गर्मी में बोई जाती है, जैसे खरबूजे, खीरे, ककड़ी वगैरह, ये सब तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ रबी के बारे में बात की जा रही है, यानी जो अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। तो गेहूं, चना, ये दो है, और ये दोनों तो दोस्तों ये खरीफ की हैं। तो 1-2 हो जाएगा हमारा। तो कह रबी की फसलों में शामिल नहीं है। अच्छा नहीं है, देखो हम लोग गड़बड़ हो गए, यहाँ मार्किंग नहीं किए। तो कौन सा नहीं है? तो 3-4 नहीं है, बाकी सब हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग 86 वाले को देख लें तो कह रहे हैं ये केशिकात्व से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तौलीय पानी सोख लेता है, बिल्कुल सोख लेता है केशिकात्व के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों उसमें जो उसके जो कह सकते हैं उसमें जो रेशे होते हैं वो केशिकात्व के काम करने लगते हैं। जैसे तौलिया भी, आप बाल्टी पानी ले लो, तौलिया का एक हिस्सा दोस्तों आप यहाँ पर ऐसे डुबो दो तो ये फैल जाता है पानी पूरे तौलिए भर। तो केशिकात्व के कारण कह रहे हैं तौलिए में महीन रेशों के मध्य केशिकाएं होती हैं जो पानी के ऊपर खींच लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये बात यहाँ पर सही है, तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा हमारा। 86 का ये बी हुआ। आगे दोस्तों अगर हम लोग चलें तो देखते हैं हमारा ये 87 वाले में क्या कर रहे हैं। कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि के बारे में खूब हम लोग पढ़े हैं। स का मतलब पॉजिटिव होता है, यानी दिशा होनी चाहिए, परिमाण के साथ साथ दिशा। अदिश में अ जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी वहां दिशा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो भार है, भार हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान भार में बड़ा कंफ्यूजन होता है। द्रव्यमान दोस्तों एक अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान में दोस्तों केवल पदार्थ की मात्रा होती है। जब द्रव्यमान में दोस्तों ग्रेविटी लग जाता है, ग्रेविटी आप लोग जानते हैं वो नीचे की तरफ काम करता है, तो द्रव्यमान में जब ग्रेविटी जुड़ जाता है तो वो भार में बदल जाती है। और भार में दोस्तों दिशा होती है ग्रेविटी की, आप लोग जानते हैं। इसलिए द्रव्यमान अदिश राशि है लेकिन भार सदिश है, तो याद रखे रहेंगे। वेग परिवर्तन की दर होती है वो भी एक दिशा में होती है, तो ये भी दोस्तों सदिश है। तो लेकिन दूरी, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होता है, दूरी दूरी आप में ये अदिश है, लेकिन दोस्तों सदिश में ये विस्थापन, तो विस्थापन सदिश है लेकिन दूरी अदिश है। तो इसको याद रखे रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो यहाँ 1 और 4 केवल आपका उत्तर होगा, सदिश पूछ रहे हैं तो। आगे देखें हम लोग ये 88 वाले में कथन कारण से पूछा जा रहा है यहाँ। तो कथन है, कारण है, बताना है सही क्या है। घरेलू विद्युत प्रेस, हम लोग जो प्रेस यूज करते हैं उसमें अपभ्रक की एक प्लेट होती है, उस पर नाइक्रोम का तार लपेटा रहता है, वही नाइक्रोम तार गर्म होता है तो तली को गर्म करता है, हमारा कपड़ा प्रेस हो जाता है। अब तो थोड़ा एडवांस आ गए, पहले हम लोग सस्ता वाला प्रेस हम लोग के यहाँ था, 12 रुपए का कॉइल लगाकर अपने हाथ से लगा देते थे, वो तो हम देखे हैं। और ये जो अपभ्रक होता है इसका टेम्परेचर सहन करने की क्षमता बहुत होती है, ये दोस्तों पिघलता नहीं है, आप लोग जानते हैं। और अपभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल कुचालक होता है, तभी करंट नहीं मारता ना, जो उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलता, बिल्कुल सही, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें वही बात विद्युत हीटर से संबंधित दे दिया गया है। उपयोग होने वाला एलिमेंट किस किस धातु के मिश्रण से बनाए जाते हैं? तो दोस्तों उसमें हीटर में जो एलिमेंट होते हैं वे तो क्रोमियम होता है दोस्तों, मुख्य रूप से क्रोमियम ही होता है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये है निकिल भी थोड़ी मात्रा में होती है। तो 1-3 कहीं है, तो 1-3 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कॉपर तो महंगे आते हैं, कॉपर नहीं होगा वहां पर, क्योंकि हीटर वगैरह में जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है उसको मतलब किया जाता है। तो 89 का आपका डी हुआ। रासायनिक परिवर्तन से संबंधित उदाहरण पूछे जा रहे हैं आपसे। दोस्तों जब बच्चों वाली बात आती है तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो हम लोग कह देते हैं भाई रासायनिक परिवर्तन वो है जो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता। तो जैसे हम लोग कुछ बना दिए और फिर से वो अपने प्रारंभिक अवस्था में हम लोग उसे लौटा सकें, तो ये भौतिक रिएक्शन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन दोस्तों जब कोई हम लोग को उत्पाद बनाए और फिर से उसे प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता तो उसे हम लोग रासायनिक कहते हैं। ये तो दोस्तों बच्चों वाली बात हो गई, लेकिन जो हम लोगों वाली बात है रासायनिक संरचना, यानी रासायनिक संरचना में बदलाव हो गया तो वो रासायनिक, और बदलाव नहीं हुआ संरचना में तो वो भौतिक
तो यहाँ पर दोस्तों रासायनिक परिवर्तन से उदाहरण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई चीज जला दिए वो रासायनिक हो गया, खाना पक गया वो रासायनिक हो गया, दूध से दही बन गया वो रासायनिक हो गया। यहाँ कागज को आप फाड़ दिए तो ये दोस्तों ये फाड़ना, जलाना होता तब हो जाता, लेकिन फाड़ना है। रबड़ को खींच रहे हैं तो भी भौतिक परिवर्तन है। तो आपका 1 3 5, 1 3 5 यही रासायनिक है। तो दोस्तों आज हम लोग ये अपनी जो टेस्ट छठा हम लोग शुरू किए थे, आज इसका हम लोग को पार्ट ए निपटा लिए। इसी को दोस्तों अब वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको हम यहीं पर रोक कर पार्ट बी के रूप में इसको हम लोग आगे देखेंगे, यानी टेक्स्ट छठे वाले को पार्ट बी के रूप में हम लोग अगला वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।